नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए अक्टूबर के सेकंड और थर्ड वीक में जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको यहाँ पर हम कवर करेंगे। इसमें नोबेल प्राइज से रिलेटेड, अवार्ड से रिलेटेड, कोई रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है उससे रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड या कोई एक्सरसाइज हुई हो उससे रिलेटेड, कोई नई लॉन्चिंग हुई हो या कोई मिसलेनियस क्वेश्चन, जो भी करंट अफेयर्स के बने हैं सभी को यहाँ पर हम कवर करेंगे। अक्टूबर के सेकेंड और थर्ड वीक का जो करंट अफेयर्स हैं उनको यहाँ पर कवर किया जाएगा। साथ में लास्ट में जो भी इंपॉर्टेंट डेज बने हैं उनको भी उनकी थीम के साथ हम यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। तो उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बात करें पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अभी एक रिपोर्ट जारी हुई जिसमें ये बताया गया कि भारत का जो इंपोर्ट होता है, दूसरे देशों जो सामान आयात होता है, सामान आता है, उसमें टॉप पोजीशन पर सबसे ऊपर चाइना है। चाइना के बाद यूएई, रसिया, यूएसए ये सब आते हैं, लेकिन चाइना भारत का सबसे बड़ा इंपोर्ट सोर्स बना हुआ है। जो अप्रैल से सितंबर महीने की रिपोर्ट है उसके अनुसार ये बताया गया है लगभग भारत का पिछले साल के मुकाबले 11%, 11.5% जो परसेंटेज वाइज ये चाइना से और बढ़ गया है। मतलब चाइना से जितना हम पहले लेते थे अब और 11%, 11.5% ले रहे हैं। लगभग अगर इंपोर्ट में वैल्यूज की बात करें तो 56 बिलियन यूएस डॉलर भारत चाइना से इंपोर्ट कराता है सामानों का, जिसमें मेडिकल रिलेटेड और जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड सामान है उनकी सबसे ज़्यादा हायर पोजीशन है। उसके बाद अगर चाइना के बाद बात की जाए तो रशिया के साथ इंपोर्ट होता है, उसके बाद यूएई और फिर बाद में यूएस के साथ भारत का सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होता है। तो भारत सबसे ज़्यादा दुनिया में किससे ज़्यादा इंपोर्ट करता है तो चाइना के साथ करता है। अभी ये अप्रैल से लेकर सितंबर महीने की रिपोर्ट में ये बताया गया है। चाइना की बात करें तो भारत का ये लैंड से कनेक्ट एक देश है। ये 4 राज्यों और 1 यूनियन टेरिटरी से कनेक्ट है। भारत के 4 राज्य कौन से हैं तो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य हैं जिनके साथ सीमा टच होती है और एक सबसे ऊपर लद्दाख है जिसके साथ सीमा चाइना की लगती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, 7th इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो एक असेंबली है, एक बैठक है, उसको ऑर्गेनाइज कराया गया। कहाँ कराया गया तो जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसका हेडक्वार्टर भी भारत में है। भारत के हरियाणा राज्य के गुरुग्राम शहर में इसका हेडक्वार्टर है और वहाँ पर ही हरियाणा जो गुरुग्राम है वह एनसीआर में लगता है। तो नई दिल्ली में एक बैठक के लिए ही एक पूरा सिस्टम तैयार किया गया है। पूरा एक हॉल आप कह सकते हैं तैयार है भारत मंडपम के नाम से। वहीं पर 7th इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली ऑर्गेनाइज हुई। 3 से लेकर 6 नवंबर तक इसको ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसमें एनर्जी हम किस प्रकार से सोलर सिस्टम की डेवलप करें, दुनिया में किस प्रकार से लोगों को प्रोत्साहित करें सोलर पैनल का यूज करने में, जिससे कि क्लीन एनर्जी की तरफ दुनिया मूव कर पाए। और भारत का तो टारगेट ही है क्लीन एनर्जी की तरफ, कार्बन एमिशन को 100% कम करना, मतलब 0 कार्बन एमिशन लाना 2070 तक। इसके लिए ही भारत ये सब प्रयास कर रहा है। और सोलर अलायंस, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो ये फ्रांस और भारत के कोलैबोरेशन से 2015 में बनाया गया था। 2015 के बाद जितने भी विषुवत रेखा के जो आसपास आने वाले देश हैं उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है वो इस ग्रुप में जुड़े, इस अलायंस में जुड़े। इनसे बेनिफिट ये होगा कि सूर्य की रोशनी उस विषुवत रेखा पर काफी ज्यादा पड़ती है, बिल्कुल सीधी पड़ती है। और बहुत ज्यादा सूर्य की रोशनी होने से आप सोलर सिस्टम का यूज करके ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं उन देशों के कंपेयर में जो कि साउथ और नॉर्थ पोल की पास ज़्यादा है। उनके कंपेयर में विषुवत रेखा के जो देश है वो ज़्यादा सोलर एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, चलिए, तो इसीलिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए इस संस्था या इस अलायंस को बनाया गया। भारत में इसका हेडक्वार्टर है। अगले चीफ जस्टिस, भारत के 51वें नंबर के चीफ जस्टिस कौन रिकमेंड किए गए हैं
50वें नंबर के चीफ जस्टिस के द्वारा, तो 50वें नंबर के हैं DY चंद्रचूड़ जी। नाम फेमस हो चुका है इनका नाम आपको याद हो गया होगा। लेकिन 51वें नंबर के अब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकते हैं, उनका नाम है जस्टिस संजीव खन्ना। जस्टिस संजीव खन्ना का नाम रिकमेंड किया गया है, जो इस समय पर 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी के द्वारा। अब इस नाम की जब अप्रूवल भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा कर दी जाएगी, उसके बाद इस पोस्ट पर संजीव खन्ना जी विराजमान हो जाएंगे। ये है संजीव खन्ना और ये DY चंद्रचूड़। अगला, अब यहाँ पर हम नोबेल प्राइज को डिस्कस कर लेते हैं। अलग अलग फील्ड में अलग अलग लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया है। तो नोबेल प्राइज 6 फील्ड में नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। 5 फील्ड में नोबेल प्राइज 1901 से दिए जा रहे हैं, और एक फील्ड जो इकोनॉमिक्स का है वो उस फील्ड को 1969 से वो अवार्ड दिया जा रहा था। अनाउंसमेंट 1968 में हो गई थी, और 1969 से इकोनॉमिक्स का अवार्ड नोबेल प्राइज दिया जाना शुरू कर दिया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इनके नाम वगैरह देख लेते हैं। फिजिक्स के क्षेत्र में 2 लोगों को नोबेल प्राइज इस बार मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि आर्टिफिशियल जो नेटवर्क है, उस मशीन लर्निंग में आर्टिफिशियल नेटवर्क को डिस्कवर किया है, उसके लिंक से उसको यूज करना स्टार्ट किया गया, और इसके लिए इन्होंने डिस्कवरी की थी, इसीलिए इनको नोबेल प्राइज मिला। मतलब मशीन लर्निंग को आर्टिफिशियल जो नेटवर्क है उससे जोड़ने के लिए इनको ये अवार्ड मिला, और इनका नाम है जॉन जे हॉपफील्ड और जियोफ्रे ई हिंटन। इन 2 लोगों को ये नोबेल प्राइज फिजिक्स का मिला है। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर है, उसका जो डिजाइन है, उसके ऊपर जो डिस्कवरी या रिसर्चेस की है, उसके लिए केमिस्ट्री में डेविड बेकर, डेमिस हेब्बिस और जॉन एम जंपर को अवार्ड मिला। 3 लोगों को यह अवार्ड मिला है। मैक्सिमम एक साल में एक फील्ड में 3 लोगों को यह अवार्ड दिया जा सकता है। ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन अभी तक यही ट्रेंड फॉलो किया गया है। मेडिसिन के क्षेत्र में जो माइक्रो आरएनए है और जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन रेगुलेशन है, उसकी डिस्कवरी के लिए अवार्ड दिया गया विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुवकन को। लिटरेचर की फील्ड में हैन कांग को, ये साउथ कोरिया की हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया। इनकी जो राइटिंग स्किल है उसको देखते हुए, इंस्पायरिंग राइटिंग स्किल को देखते हुए। ठीक, अगला पीस, शांति के क्षेत्र में निहोन हिंडांक्यू को अवार्ड मिला है। और ये क्यों मिला है? ये जापान की एक संस्था है, जापान की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, न्यूक्लियर वेपन को डिमोलिश और साथ साथ न्यूक्लियर वेपन का ना यूज करने के लिए देशों को प्रोत्साहित करती है, देशों को इसके हार्म को बताने में अपने एफर्ट डाल चुकी है, जिसकी वजह से जो जापान की एक संस्था है उसको ये अवार्ड मिला है। इकोनॉमिक्स, ये वाला अवार्ड सबसे आखिरी में स्टार्ट हुआ था 1969 से। 1969 में इस अवार्ड को इस बार किसको मिला है? तो इस बार मिला है डैरन एसिमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। ये 3 लोगों को ये अवार्ड मिला है। ये क्यों मिला? क्योंकि ये किस प्रकार से इंस्टीट्यूशन को फॉर्म किया जाता है, किस प्रकार से जो इंस्टीट्यूशन जब बनता है तो वो अफेक्ट करता है प्रॉस्पेरिटी को, इसके ऊपर इन्होंने रिसर्च की, जिसके लिए इकोनॉमिक्स का अवार्ड इनको मिला। तो ये 6 अवार्ड हैं जो कि नोबेल प्राइज के हर साल दिए जाते हैं, और अब ये नाम अनाउंस हो चुके हैं। जो दिसंबर आएगा उसमें ये अवार्ड मिल जाएंगे सबको। ठीक, अगला क्वेश्चन, JSW स्पोर्ट्स के जो क्रिकेट से रिलेटेड JSW स्पोर्ट्स है, इसके डायरेक्टर किसको बनाया गया है? तो BCCI के फॉर्मर चीफ, जिनका नाम है सौरव गांगुली, इनको डायरेक्टर बनाया गया है क्रिकेट JSW स्पोर्ट्स का। इसकी बात करें तो ये फ्रेंचाइजी इसके पास है IPL के दिल्ली कैपिटल्स और साथ साथ प्रिटोरिया कैपिटल्स की। ये 2 जो टीम है, इन दोनों टीमों की फ्रेंचाइजीज इसके पास अवेलेबल है। अगला, इंडिया और टर्की, इनकी फ्रेंडशिप एसोसिएशन के लिए एक इंडो टर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन को डेवलप किया गया और इसको लॉन्च किया गया है हैदराबाद में। ये काम क्या करेगी? ये दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन को बढ़ाएगी, जिससे कि इकोनॉमिक,
ट्रेड, कल्चर, टूरिज्म, साइंस और टेक्नोलॉजी, एजुकेशन की फील्ड में दोनों देश मिलकर आगे बढ़ सके और मिलकर एक दूसरे का सपोर्ट कर सके। इसीलिए एक इंडो टर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन को डेवलप किया गया और इसको लॉन्च हैदराबाद में किया गया है। ठीक, हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है। अगला, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? अभी रिसेंटली में चुनाव हुआ, वहां पर बीजेपी सरकार को बहुमत मिला। बीजेपी को बहुमत के बाद नायाब सिंह सैनी दोबारा से चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा के रूप में उन्होंने शपथ ली है। इन्होंने पंचकुला में शपथ ली, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन वाल्मीकि जयंती के अवसर पर इन्होंने शपथ ली थी। भारत के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर, साथ साथ डिफेंस मिनिस्टर और दूसरे जो राज्य हैं उनके बीजेपी लीडर्स अवेलेबल थे, चीफ मिनिस्टर्स अवेलेबल थे, और यहाँ पर हरियाणा के नए चीफ मिनिस्टर नायाब सिंह सैनी बन चुके हैं। ये है नायाब सिंह सैनी। अगला, अभी रिसेंटली में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में स्पेशल सेक्रेटरी जो कि इंटरनल सिक्योरिटी को देखेंगे, इसके लिए अभी किसको स्पेशल सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया? तो ये अपॉइंट किया गया है प्रवीण वशिष्ठ को। प्रवीण वशिष्ठ जो कि स्पेशल सेक्रेटरी के रूप में फॉर इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में अपॉइंट हुए हैं। ये शिवांगी सुंदरी नंदा की जगह लेंगे। ध्यान रखिएगा, इनका नाम प्रवीण वशिष्ठ। अगला, किस राज्य सरकार ने अभी भारतीय क्रिकेट टीम जो मेंस है उसके फास्ट बॉलर को, जिनका नाम मोहम्मद सिराज है, इनको डीएसपी का पद दिया है? डीएसपी का पद तेलंगाना सरकार ने अभी कुछ अमेंडमेंट करके, क्योंकि डीएसपी के लिए ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, तो ये 12th पास है, तो कुछ अमेंडमेंट करके इनको ये सम्मान दिया गया है, जिससे कि खेल के फील्ड में लोगों को प्रोत्साहन मिले। और ये अब तीसरे प्लेयर ऐसे बन चुके हैं जिनको डीएसपी का पद मिला है। इनसे पहले हरभजन सिंह और जोगिंदर शर्मा को ये रेस्पेक्ट मिल चुकी थी। अब मोहम्मद सिराज को भी डीएसपी की पोजीशन वहाँ की राज्य सरकार ने दी है। तो मोहम्मद सिराज, ये जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें जीतने वाली टीम भारत है, भारत की टीम के ये अहम गेंदबाज थे और अब इनको ये सम्मान इनकी स्टेट के द्वारा दिया गया। तेलंगाना की बात करें तो 2 जून 2014 को इसे राज्य के रूप में बनाया गया। हैदराबाद इसकी कैपिटल है। के चंद्रशेखर राव पहले चीफ मिनिस्टर थे राज्य के। अब रेवंत रेड्डी यहाँ के इस समय पर चीफ मिनिस्टर हैं। यह है मोहम्मद सिराज, जिनको अभी डीएसपी तेलंगाना सरकार ने बनाया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार के जो मदरसा बोर्ड है उसने अनाउंस किया है कि वो प्लान कर रहे हैं संस्कृत सब्जेक्ट को कंपलसरी करना? तो ये उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के द्वारा अनाउंस किया गया है कि वो अनाउंस करने वाले हैं, अभी उसके लिए काम चल रहा है कि वो संस्कृत भाषा को अभी कंपलसरी कर देंगे। संस्कृत जो लैंग्वेज है उसको कंपलसरी मदरसा बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है। अगला, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में अभी रिसेंटली में शामिल किया गया कुछ प्लेयर्स को, जिसमें भारत की जो वुमेन टीम है उसकी भी एक प्लेयर को शामिल किया गया है। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है नीतू डेविड। ये भारतीय वुमेन टीम की प्लेयर रही हैं। इनको अभी आईसीसी के द्वारा हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इनके साथ साथ एलिस्टर कुक जो कि इंग्लैंड के प्लेयर रहे, उनको शामिल किया गया। और साउथ अफ्रीका के एक प्लेयर, फॉर्मर प्लेयर है, इनका नाम एबीडी विलियर्स है। इनको भी आईसीसी के द्वारा हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। आईसीसी दुनिया में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली बॉडी है, जिसकी स्थापना 1909 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दुबई में अवेलेबल है। अगला, ये नीतू डेविड थी। अगला है जम्मू एंड कश्मीर में अभी रिसेंटली में चुनाव हुए और रिसेंटली में चुनाव के साथ साथ यहाँ के नई सरकार का गठन हुआ, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को अभी रिसेंटली में बहुमत प्राप्त हुआ है। और उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं ओमार अब्दुल्ला, इन्होंने एज अ नए चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के शपथ ली है। इनके साथ साथ यहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बने हैं, जिनका नाम सुरेंद्र कुमार चौधरी है। तो जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं ओमार अब्दुल्ला और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए हैं सुरेंद्र कुमार चौधरी। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत एससीओ का मेंबर है। एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। भारत, चाइना, रशिया और पाकिस्तान, ये 4 देश के अलावा और भी सेंट्रल एशिया के देश इसके मेंबर हैं। उसी में अभी मीटिंग हुई है इनकी
कहाँ? पाकिस्तान में मीटिंग हुई, वहाँ के प्रधानमंत्री चेयरमैनशिप संभाल रहे थे, तो भारत को भी यहाँ पार्टिसिपेट करने जाना था। भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव के रूप में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब यहाँ पर गए हुए हैं और यहाँ पर गए, उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था। तो 23rd SCO जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग थी इस्लामाबाद में, वहाँ पर भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। 2001 में SCO को फॉर्म किया गया था। भारत इसका उस समय पर मेंबर नहीं था, लेकिन बाद में मोदी सरकार आने के बाद इसका मेंबर भारत भी बना था, लगभग 2018 में। उसी साल पाकिस्तान भी इसका मेंबर बना। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नया नाम क्या रख दिया है? तो अभी रतन टाटा जी की मृत्यु हुई है मुंबई महाराष्ट्र में। उनको सम्मान देते हुए, बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर थे, उनको सम्मान देते हुए रतन टाटा महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी इसका नाम चेंज करके रख दिया गया, मतलब आगे नाम के रतन टाटा इंक्लूड कर दिया गया है। यह भी अनाउंसमेंट जो राज्य सरकार है महाराष्ट्र की, उनके द्वारा किया गया है। अगर रतन टाटा जी की बात करें तो 2008 में उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 2000 में उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 2008 में, और पद्म भूषण से 2000 में सम्मानित किया गया, 2000 में पद्म भूषण से। ठीक, अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने अभी रिसेंटली में अगेंस्ट वफ्त अमेंडमेंट बिल के अगेंस्ट रिजोल्यूशन पास कर दिया है? तो केरला असेंबली के द्वारा अभी रिसेंटली में 2024 वफ्त अमेंडमेंट बिल के अगेंस्ट एक रिजोल्यूशन पास किया गया है, जिससे कि उनके राज्य में इसको लागू ना किया जा सके। अगला क्वेश्चन, इंडिया की पहली एयरपोर्ट कौन सी ऐसी बनी है जो सेल्फ ऑपरेटेड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग फैसिलिटी लॉन्च कर चुका है? तो ये त्रिवंतनपुरम, जो कि केरला की कैपिटल त्रिवंतनपुरम है, वहीं पर त्रिवंतनपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये एक ऐसा पहला एयरपोर्ट बन चुका है भारत का जो कि सेल्फ ऑपरेटेड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग फैसिलिटी लॉन्च करने वाला पहला एयरपोर्ट बन चुका है। इसको इंडिजीनियसली डेवलप किया गया। इसमें सोलर सेट्स, इंडोर में ही अंदर ही सोलर सेल्स को डेवलप किया गया, जिसे CSIR और NIIST के द्वारा जो एयर क्वालिटी है उसको मॉनिटर करने के लिए एनर्जी जो चाहिए होगी वो इनसे प्राप्त होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन, किस स्पेस एजेंसी ने अभी जुपिटर का जो मून है उसको एक्सप्लोर, मतलब उसकी स्टडी करने के लिए अभी यूरोपा क्लिपर मिशन को लॉन्च किया है? तो जुपिटर, जो कि सारे ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है, उसका एक मून है, उसको स्टडी करने के लिए अभी यूरोपा क्लिपर मिशंस को लॉन्च किया है नासा ने। यह ध्यान रखिएगा, ये इस प्रकार का कुछ अलग स्टडी है जिसको करने के लिए नासा ने लॉन्च किया, इसीलिए चर्चाओं में रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन, इंडिया ने अभी रिसेंटली में एक ड्रोन है जिसका नाम है MQ-9B ड्रोन। ये 31 ड्रोन के लिए $3.5 बिलियन की डील अभी साइन की है। किसके साथ? तो यूएसए के साथ की है। यूएसए के 31 MQ-9B ड्रोन को खरीदने के लिए, जो कि 16 स्काई गार्जियन होंगे और 15 सी गार्जियन के लिए भारत खरीद रहा है, और इसके लिए यूएसए के साथ अभी डील फाइनल हुई है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अभी रिसेंटली में IRFC, ये इंडियन रेलवे की फाइनेंस कॉरपोरेशन से रिलेटेड एक मिनी रत्न कंपनी है, भारतीय रेलवे की सब्सिडरी है। इसके नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो इसके नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज कुमार दुबे बने हैं। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, जो कि भारत सरकार के अंतर्गत इंडियन रेलवे के और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आती है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। ये क्या करती है? ये भारत में और इंटरनेशनली पैसे, कैपिटल को इकट्ठा करती है, जिससे कि जो अलग अलग जो काम चल रहे हैं रेलवेज के, उनके लिए फंड इकट्ठा किया जा सके। तो फंड इकट्ठा करने का काम इसी कंपनी का होता है। ये मिनी रत्न स्टेटस इसको प्राप्त है। भारत में भारत सरकार के द्वारा जो भारत सरकार की कंपनियां हैं उनके परफॉर्मेंस के अनुसार अलग अलग कैटेगराइज किया गया है, जिसमें सबसे ऊपर महारत्न, फिर नवरत्न और फिर उसके बाद मिनी
मिनी रत्न के 2 कैटेगरीज हैं, तो उन्हीं में मिनी रत्न का स्टेटस IRFC को भी दिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार को 5वां नेशनल वाटर अवार्ड 2023 दिया गया? तो 2023 के परफॉर्मेंस के अनुसार 5वां नेशनल वाटर अवार्ड उड़ीसा राज्य को पहली पोजीशन इसमें प्राप्त हुई है। बेस्ट स्टेट का दर्जा इसे प्राप्त हुआ है। दूसरे पर उत्तर प्रदेश को हुआ। ये कैसे दिया जाता है? ये जो अवार्ड है ये उनके वाटर मैनेजमेंट, वाटर को किस प्रकार से वो मैनेज कर रहे हैं, किस प्रकार से वाटर के लॉस को कम कर रहे हैं, ये सारे उनके जो प्रयास है उनको देखते हुए अवार्ड दिया जाता है, नेशनल वाटर अवार्ड। ये 5वें नंबर का दिया गया और उड़ीसा इसमें पहले पोजीशन पर, उत्तर प्रदेश दूसरे पर और जॉइंटली तीसरी पोजीशन गुजरात और पौंडुचेरी को प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन, अभी रिसेंटली में एक अवार्ड है जो कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के द्वारा वर्ल्ड स्पेस अवार्ड दिया गया है। ये वर्ल्ड स्पेस अवार्ड ये चंद्रयान 3 मिशन की सक्सेस को देखते हुए जो हमारी इसरो की टीम है उनको दिया गया और उनकी तरफ से जो एस सोमनाथ जी हैं, इस समय पर चेयरमैन हैं इसरो के, उनको इस अवार्ड को मतलब इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये जो अवार्ड है वर्ल्ड स्पेस अवार्ड, ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के द्वारा दिया जाता है। भारत की जो इसरो की टीम है, चंद्रयान 3 मिशन जो उन्होंने सक्सेस किया, उसके लिए ये अवार्ड डॉक्टर एस सोमनाथ को दिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कौन से भारतीय ऐसे बने हैं जिन्होंने माउंट सीसा पांगमा को कॉन्कर कर दिया है? माउंट सीसा पांगमा के साथ साथ इन्होंने अन्य 13 पीक्स जो कि 8000 मीटर से ऊंची हैं उनको भी इन्होंने कॉन्कर किया। जैसे कि 2010 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट से स्टार्ट किया और माउंट सीसा पांगमा 2024 में इन्होंने टोटल 14 पीक्स को यहाँ पर कवर कर लिया जो कि 8000 मीटर की ऊंचाई पर अवेलेबल है। ये कौन कौन से किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, माउंट एवरेस्ट, माउंट मनासलू, माउंट मकाले और माउंट चोयू लोत्से, माउंट कंचनजंगा, माउंट अन्नापूर्णा और माउंट सीसा पंगा। अब ये लास्ट इनकी अभी अचीवमेंट है। ठीक, इनका नाम अरुण वाजपेयी है, पहले इंडियन ऐसे बने हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अभी रिसेंटली में कास्ट बेस्ड सेंसस को करने वाला ये तीसरा राज्य बन गया? तो इनसे पहले आंध्र प्रदेश और बिहार ये कर चुके थे कास्ट बेस्ड सेंसस, लेकिन अब तेलंगाना सरकार तेलंगाना जो गवर्नमेंट है वो तीसरी राज्य बन गई जिसने कास्ट बेस्ड सेंसस को अपने यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया। इससे पहले आंध्र प्रदेश और बिहार ने किया हुआ है। ये क्यों कराया जाता है? जिससे कि ओबीसी, SC, ST जो अदर वीकर सेक्शन है उनको चिन्हित किया जा सके और जो सोशियो इकोनॉमिक और या एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ अलग करना हो तो उस पर भी सरकार कार्य कर सके। ठीक, अगला क्वेश्चन, रेवंत रेड्डी इस समय पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई। हंगर इंडेक्स, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो अभी रिसेंटली में जारी हुई। टोटल 127 कंट्रीज को लिस्ट किया गया जिसमें भारत की रैंक 105 रही, भारत की रैंक 105 रही और भारत में जो भुखमरी की कंडीशन है पिछली बार जो पिछली रिपोर्ट है उससे थोड़ी सी बेहतर हुई है, ज़्यादा अच्छी नहीं हुई। अगर भारत के नेबर कंट्रीज़ की बात करें तो सभी नेबर कंट्रीज़ सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान को छोड़कर बाकी सभी की भारत से पोजीशन बेहतर है। अब यहाँ पर देख पाएंगे चाइना को 4th है और बांग्लादेश को 84 है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान को 109 और अफगानिस्तान को 116 रैंक प्राप्त हुई है। बाकी सारी जो एशिया जो भारत की पड़ोसी देश है उन सभी की पोजीशन बेहतर है भारत से। ठीक, अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो सबसे बेहतरीन पोजीशन बेलारूस पहली पोजीशन पर, बोस्निया और हर्जेगोनिया ये दूसरी पोजीशन पर, चिली तीसरी पोजीशन पर। अगर लास्ट पर देखें तो अफ्रीकन देश है सोमालिया 127वीं पोजीशन पर, यमन 126 पर, चाड 125 पोजीशन पर आखिरी से रहा है। अगला क्वेश्चन, एस परमेश्वर जिनको अभी रिसेंटली में चीफ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन कोस्ट गार्ड का बनाया गया, ध्यान रखिएगा एस परमेश्वर इंडियन कोस्ट गार्ड के ये नए चीफ बने हैं। इन्होंने किसकी जगह ली? तो इन्होंने राकेश पाल की जगह ली है। अगला क्वेश्चन,
इंडियन नेवी के द्वारा एक नया शिप बनाया गया। इंडियन नेवी को नया शिप प्राप्त हुआ है और इनको बनाकर किसने दिया है, तो एल&टी शिपयार्ड के द्वारा ये शिप मिला है, जो कि मल्टीपर्पज वेसल है जिसका नाम समर्थक है। समर्थक को किसने बनाया, तो एल&टी शिपयार्ड ने, और अब ये भारतीय नेवी को प्राप्त हो चुका है। ध्यान रखिएगा, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत इसको भारत में ही डेवलप किया गया। ये नया शिप है जो कि इंडियन नेवी को प्राप्त हो चुका, एल&टी शिपयार्ड के द्वारा इसको बनाया गया है। बंधन बैंक एक भारत सरकार का बैंक है। इसके नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं, तो एमडी और सीईओ पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता ये बने हैं नए एमडी और सीईओ। आरबीआई के द्वारा इनके नाम की अनाउंसमेंट भी की गई और इनको अप्रूव भी कर दिया गया। अभी इनसे पहले एमडी और सीईओ कौन थे, तो चंद्रशेखर घोष इनके एमडी और सीईओ थे। अगला, अभी रिसेंटली में भारत सरकार, मैंने आपको बताया भारत सरकार अपने परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कंपनीज को अलग अलग रैंकिंग देती है, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। अभी महारत्न कंपनियां 13 थी, एक और नई कंपनी को महारत्न कंपनी का स्टेटस दे दिया है भारत सरकार ने। ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ये स्टेटस प्राप्त हुआ है। इसी के साथ ये 14th सेंट्रल पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइजेस बन चुकी है, जिसको ये दर्जा है महारत्न स्टेटस का वो प्राप्त हुआ है। ये डिफेंस और साथ एरोनॉटिक्स की फील्ड में काम करने वाली एक कंपनी है। अगर बाकी 13 कंपनीज की बात करें तो भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गेल गैस अथॉरिटी लिमिटेड और इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये 13 कंपनियां थी जिनको महारत्न का स्टेटस प्राप्त था। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को भी महारत्न का स्टेटस प्राप्त हो गया। तो टोटल 14 कंपनियां ऐसी हो चुकी हैं जिनको महारत्न का स्टेटस प्राप्त हुआ है। अगला, मणिपुर में एक एनुअल फेस्टिवल ऑब्जर्व हुआ जिसका नाम मेरा हो चोंगबा है। मेरा हो चोंगबा नाम का जो फेस्टिवल है वो मणिपुर में ऑर्गेनाइज कराया गया। ये जो हिल और वैली कम्युनिटीज़ होती हैं, वहाँ के हिल और वैली के आसपास रहने वाली जो कम्युनिटीज़ हैं वो इसको 15th लूनार डे में ऑब्जर्व करती हैं। ठीक, तो मणिपुर में इसको ऑब्जर्व किया गया। अगला, रिसेंटली में नेशनल ब्रांड एम्बेसडर इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की कौन बनाई गई है, तो ये ब्रांड एम्बेसडर रश्मिका मंदाना को बनाया गया, जो कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के लिए अब प्रमोशन करेंगी, जिससे कि फ्रॉड और साथ साथ जो भी साइबर बुलिंग वगैरह होती है उसको रोका जा सके इनके अवेयरनेस फैलाने से। ठीक, अगला क्वेश्चन, कौन से प्लेयर हैं जो कि सिंगापुर ओपन बिलियर्ड्स टाइटल 2024 को जीत चुके हैं, तो सिंगापुर ओपन बिलियर्ड्स टाइटल को पंकज आडवाणी के द्वारा जीत लिया गया है। ये बिलियर्ड्स के बेहतरीन प्लेयर हैं और इन्होंने अभी रिसेंटली में सिंगापुर में जो ऑर्गेनाइज कराया गया सिंगापुर ओपन बिलियर्ड्स टाइटल को जीत लिया है। अगला क्वेश्चन, अब वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्थडे की बात करें तो साल में 2 बार मनाया जाता है, एक तो 11 मई को और एक 12 अक्टूबर को। ये 12 अक्टूबर वाले की थीम क्या रखी गई जो अभी मनाया गया रिसेंटली में, प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स, प्रोटेक्ट बर्ड्स रखी गई है क्योंकि बर्ड्स इंसेक्ट्स को ही खाती हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड एथराइटिस डे कब ऑब्जर्व होता है, तो वर्ल्ड एथराइटिस डे 12 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया। इसकी थीम इन्फॉर्म्ड चॉइसेस बेटर आउटकम रखी गई है। अथराइटिस ये जॉइंट्स में जो पेन और स्वेलिंग होती है उसके सिम्टम्स को प्रदर्शित करती है। अगला, वर्ल्ड फूड डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं, तो वर्ल्ड फूड डे हम 16 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं, जिसकी थीम राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर रखी गई है। ठीक, तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।